Good afternoon, students. My name is Deepak Sharma. I'm a पॉल साइंस टीचर। जैसे कि सीबीएसई 12th के बोर्ड्स चल रहे हैं, तो इस बार सीबीएसई ने जो पेपर्स करे हैं बोर्ड्स के सेट, वो काफ़ी लेवल्ड पेपर है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर है वो, जिसमें क्वेश्चंस काफ़ी ट्विस्टेड आ रहे हैं, जिसके लिए हमें एनसीईआरटीज़ को काफ़ी डेप्थ में करना पड़ेगा, तभी हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो हमारा पॉल साइंस का जो पेपर है वो 22 मार्च को है। तो उसी के लिए मैं बच्चों के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए कुछ वीडियोस बना रहा हूँ, जिसमें हम सिलेबस को कवर करेंगे। इस वीडियोस में मैं आपको पॉल साइंस के पैटर्न और सिलेबस पे बात करेंगे हम। और आपकी पॉल साइंस की 2 बुक्स हैं। एक बुक है कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसके 7 चैप्टर आपने करने हैं, और पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, जिसमें आपने 8 चैप्टर करने हैं। टोटल आपके 15 चैप्टर है, और जिसकी मैं इंडिविजुअल वेटेज भी आपको अभी बताऊंगा। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर है। उस चैप्टर की वेटेज 6 मार्क्स की है, एज पर द सीबीएसई ने जो सिलेबस भेजा है। क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर 6 मार्क्स में आएगा। और सेकंड है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, वो भी 6 मार्क्स में आपको करना है। और थर्ड चैप्टर है कॉन्टेम्पररी साउथ एशिया। साउथ एशिया जो है वो भी आपको 6 मार्क्स में करना है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिस पर हम यूनाइटेड नेशंस पे चर्चा करेंगे, वो चैप्टर भी हमारा 6 मार्क्स का रहेगा। और फिर आता है सिक्योरिटी इन द कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड, कि आधुनिक युग में सुरक्षा की क्या नीतियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनल लेवल पे सिक्योरिटीज कैसी हैं, वो सारी सिक्योरिटी भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर आता है हमारे पास इन्वायरमेंट एंड द मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, और लास्ट में हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन। ये हमारी जो फर्स्ट बुक है ये 40 मार्क्स की है, और ये हम पूरा टेक्निकलिटी से करेंगे, जिसमें आपकी पूरी की पूरी हेल्प की जाएगी। आपको क्वेश्चंस का पैटर्न, आंसर राइटिंग और टॉपिक्स पूरा पढ़ाया जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके मैं सारे डाउट्स क्लियर करूं, जितनी नॉलेज मेरे पास है मैं सारी आपको दूं। और जो बुक 2 रहेगी वो इंडिया पे बेस्ड है, यानी कि पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। उसमें हमारे पास कुछ 7 चैप्टर रहेंगे। जैसे कि हमारा पहला चैप्टर रहेगा चैलेंजेस टू द नेशन बिल्डिंग। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के सामने क्या चैलेंजेस आए। फिर सेकंड चैप्टर में हम एरा ऑफ द वन पार्टी डोमिनेंस देखेंगे, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने कैसे पूरी भारत की राजनीति को डोमिनेट करा। और तीसरा हमारे पास रहेगा प्लान डेवलपमेंट, और प्लान डेवलपमेंट में हम देखेंगे कि भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी थी। और हमारे पास फिर 4 चैप्टर रहेगा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, जिसका नाम है इंडिया से एक्सटर्नल रिलेशंस। ये चैप्टर भी 6 नंबर का रहेगा। और फिर आपका नया चैप्टर जो होगा वो चैलेंजेस टू द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, ये 4 मार्क्स में रहेगा। द क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर, ये आपका 4 मार्क्स में रहेगा। और रीजनल एस्पिरेशंस जो चैप्टर है वो 6 मार्क्स का रहेगा। और इस बुक का जो सबसे बड़ा चैप्टर है रीसेंट ट्रेंड्स इन द इंडियन पॉलिटिक्स, वो आपका 8 मार्क्स में रहेगा। तो दोनों बुक्स की जो वेटेज है 80 मार्क्स की रहने वाली है, और इस सीरीज में हम सारा सिलेबस करेंगे। ठीक, तो हमारा जो पेपर का पैटर्न रहेगा उसमें हम बात करेंगे, हमारी सेक्शन ए जो होगी उसमें हम 12 एमसीक्यू देखेंगे, 12 एमसीक्यू हमें करने हैं। सेक्शन बी में 2 मार्क्स के हमें 6 क्वेश्चंस करने हैं, जिसकी वेटेज 50, जिसकी वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स तक हम रखेंगे। और टेक्निकलिटी पे जाएं तो एटलीस्ट 3 पॉइंट्स हम लिखेंगे। और फिर हमारे पास जो सेक्शन सी रहेगी उसमें 4 मार्कर्स होंगे, जिसमें हम 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस करेंगे, और उसमें भी आंसर राइटिंग आपको क्लियरली 6 पॉइंट्स लिखने हैं रेलिवेंट्स जो एनसीईआरटी से मिलते हो, एनसीईआरटी बेस्ड, और करंट अफेयर्स पे भी आप लिख सकते हो। फिर आपको एक पैसेज दिया जाएगा 4 मार्क्स का, जो एमसीक्यू बेस्ड होगा, जो भी आपको अंडरस्टैंडिंग से ही निकालना पड़ेगा। फिर एक आपका 4 नंबर का मैप होगा। पॉलिटिकल साइंस का मैप थोड़ा डिफरेंट होता है, जो आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे करना है। और फिर लास्ट में आपका रहेगा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, एक 4 मार्क्स, वो भी एमसीक्यू बेस्ड होगा। देन आपके पास 4 लॉन्ग आंसर्स होंगे 6 मार्क्स के, इसकी वर्ड लिमिट 170 वर्ड की होगी। तो इस पूरे की पूरी सीरीज में हम पूरी पॉलिटिकल साइंस करेंगे, और मैं पूरी की पूरी कोशिश कर दूंगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। अब आगे की वीडियो में हम एंड ऑफ द बाइपोलैरिटी पे डिस्कशन या चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। कैसी? ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स।
तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम एंड ऑफ द बाइपोलैरिटी पे डिस्कशन करेंगे, जो कि बोर्ड में 6 मार्क्स का चैप्टर रहने वाला है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम क्या करेंगे कि जो बोर्ड में हमारा क्वेश्चन निकले, और हम पूरी की पूरी इस चैप्टर की जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस चैप्टर में देखना है कि सोवियत सिस्टम क्या है, उसके मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं। फिर हम देखेंगे मिखाइल गोर्बेचोव की डिसइंटीग्रेशन सोवियत यूनियन में कैसे हुई। फिर हम देखेंगे सोवियत यूनियन के फैक्टर्स, देखेंगे सोवियत यूनियन कैसे टूटा। फिर देखेंगे हम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, यानी कि सोवियत यूनियन। हम देखेंगे टेंशंस एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स इन द यूएसएसआर, शॉक थेरेपी देखेंगे। और साथ में हम देखेंगे इंडिया और यूएसएसआर के रिलेशन, यानी कि पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ। अगर हम डिस्कशन करें, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत इजी है, पॉल साइंस बहुत आसान है, कंसेप्चुअल है। थोड़ा सेट जितना मर्जी घुमाएं, लेकिन हमारी तैयारी इतनी प्रबल होगी कि हम सारी ही चीज़ें निकालेंगे, क्योंकि पेपर पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। तो हम एनसीईआरटी को ही अच्छे से खंगालेंगे, उनकी एक एक चीज़ पढ़ के जाएंगे। तो सबसे पहले हम एंड ऑफ द बाइपोलैरिटी देखें, तो हमें बाइपोलैरिटी समझना है, बाइपोलैरिटी होती क्या है। देखिए, जब वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ, जैसे कि आपको पता है वर्ल्ड वार 1 1914 से 1918 तक रहा, जिसमें सेंट्रल पावर्स और एलीज पावर्स की लड़ाई चली, और जिसमें एलिस पावर जीती और उन्होंने लीग ऑफ नेशंस बनाया। उससे पहले ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स करी, जर्मनी पे सारा लॉस इम्पोज किया। फिर जर्मनी में हिटलर आया, हिटलर ने रिवेंज लिया वर्ल्ड वार 2 में, और वर्ल्ड वार 2 1939 से 1945 तक चली, जिसमें एक्सेस पावर और एलिड पावर की लड़ाई। एक्सेस पावर में जर्मनी, इटली और जापान थे, और एलिड पावर्स में फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, यूएसएसआर थे। तो इस वॉर में एटम बम भी चलाए गए अमेरिका के द्वारा जापान के 2 फेमस शहरों पे, हिरोशिमा एंड नागासाकी पे 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को, लिटिल बॉय एट द फैट मैन। जिसके बाद वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो गई, क्योंकि एटम चलने से वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुई। कुछ लोग ये कहते हैं कि अमेरिका ने वेपन इसलिए चलाए थे एटॉमिक बॉम्ब कि वो जापान को रोकना चाहता था और यूएसएसआर को रोकना चाहता, कि उसका कम्युनिज्म काफ़ी बढ़ रहा था। अब कम्युनिज्म एक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी होता है, जिसमें इकोनॉमी पूरी तरह से सेंट्रली प्लान्ड होती है, सरकार सारी नीतियाँ बनाती है, इकोनॉमिकल भी। और इसके ऑपोजिट में कैपिटलिस्ट आता है, जिसमें इंडिविजुअल फ्रीडम रहता है, प्रॉफिट के पीछे देखा जाता है। अगर आज मैं इसकी बात करूँ तो यूएसए में कैपिटलिस्ट सिस्टम चलता है, और चाइना कहने को तो वो कम्युनिस्ट इकोनॉमी बोलता है, लेकिन आज वहाँ पर भी कैपिटलिस्ट सिस्टम है, लेकिन सारा सिस्टम जो है वो टाइट रखा है कम्युनिस्ट पार्टी ने। वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अंडर सारा कंट्रोल है। और अमेरिका में रिसेंटली सरकार बदली है, वहाँ पे ट्रंप शासन आया, जो लगातार टैरिफ पे टैरिफ इम्पोज कर रहा है। लेकिन हमारी जो डिस्कशन है वो बाइपोलैरिटी की एंड पे रहेगी। जैसे आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर पहले पे मैं अगर जाऊं, तो वहाँ पे बर्लिन वॉल की एक तस्वीर दी हुई है, बर्लिन वॉल की पिक्चर है। तो आपको पिक्चर बेस भी तैयार करने, तो इस पर एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनता है कि वाई इज इट सेड दैट फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल सिंबलाइज द एंड ऑफ द बाइपोलैरिटी, कि बर्लिन वॉल टूटने से बाइपोलर स्ट्रक्चर कैसे खत्म हो गया। तो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 4 नंबर में और 2 नंबर में तो ये आ सकता है। तो मैं अगर आपको बताऊं कि सबसे पहले जब मार्शल प्लान 1947 में आया, यूएसए ने एक इकोनॉमिक एड दिया पूरे के पूरे यूरोप के लिए, इकोनॉमिक रिकवरी वर्ल्ड वार 2 के बाद। तो उसे सोवियत यूनियन ने पूरे के पूरे ईस्टर्न यूरोप में बर्लिन ब्लॉकेड कर दिया, ताकि वो एड ईस्टर्न यूरोप तक ना जाए, और उसने उस एड को डॉलर इंपेरियलिज्म भी कहा। फिर उसी बर्लिन ब्लॉकेड को 1961 में वहां बर्लिन वॉल बना दी गई, और बर्लिन वॉल क्लियरली डिस्ट्रीब्यूट करता है ईस्ट और वेस्ट, डिवाइड करता है ईस्ट और वेस्ट यूरोप को। ईस्ट यूरोप पूरा यूएसएसआर के अंडर, जो कम्युनिस्ट मॉडल पे जाएगा, जिसका मिलिट्री पैक्ट वार्सा पैक्ट रहेगा, और दूसरी तरफ जो यूएसएसआर है उसका पूरा मॉडल कैपिटलिस्ट के ऊपर जाएगा। तो ये यूएसएसआर और यूएस के बीच में जो सिस्टम था, इसे कोल्ड वॉर कहा गया है। जब फाइनली 1991 में बर्लिन वॉल 1989 में टूटी है, और 1991 में जब सोवियत का डिसइंटीग्रेशन हुआ है, उसी इवेंट को एंड ऑफ द बाइपोलैरिटी बोलते हैं। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो बर्लिन वॉल 1961 में बनी थी, वो फाइनली 1989 में लोगों ने तोड़ दी। और उस बर्लिन वॉल को जब तोड़ा गया, उसके बाद ईस्टर्न जर्मनी और वेस्टर्न जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। अब आपने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एक 10th में भी पढ़ा होगा, दैट इज डिफरेंट, जिसमें ऑटो वन बिस्मार्क का रोल था।
बट इस यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप और स्पेशली ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन को यूनिफाई किया गया है। तो ये कहा जाता है कि बर्लिन वॉल के टूटने से ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, और बर्लिन वॉल एक सिंबलाइज्ड इवेंट है जो बाइपोलैरिटी को टूटने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। ठीक है, तो ये 28 ईयर्स तक रही। तो ये हमारा पहला टॉपिक था इसका कि व्हाई इज इट सेड दैट फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल सिंबलाइज द एंड ऑफ द बाइपोलैरिटी। ठीक, अब हम इसके दूसरे टॉपिक पे आए तो वो है व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। अब सोवियत सिस्टम पढ़ना है, उसके मेरिट और डिमेरिट, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में आ सकता है। तो देखिए, सोवियत सिस्टम पढ़ने से पहले हमें 1917 में जाना पड़ेगा, रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन 1917 का एक बड़ा इवेंट था वर्ल्ड हिस्ट्री का, जिसमें सोशलिज्म के ऊपर रेवोल्यूशन हुआ कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी पे। अब कार्ल मार्क्स एक बहुत ही जबरदस्त स्कॉलर रहे हैं, वो इकोनॉमिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, वो सोशलिज्म के फाउंडर रहे हैं। कार्ल मार्क्स की विचारधारा पे लेनिन के अंडर वहां पर मार्क्सवादी क्रांति रही है, और उसी के ऊपर बना था यूएसएसआर, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो यूएसएसआर में टोटल 15 कंट्रियां थी, जिसमें 3 रीजन्स हैं, सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोप और रशिया। इन तीनों को कोलैबोरेटली यूएसएसआर कहा जाता था। तो लेनिन ने यहां पर बोला कि पूरा का पूरा जो सिस्टम रहेगा वो सोशलिज्म पे रहेगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी वहां नहीं होगी, और कम्युनिस्ट पैटर्न चलेगा, कम्युनिस्ट पार्टी वहां पे सारा रूल कंट्रोल करेगी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया। उसी कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी थी 1925 में। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया सारा रूल देखेगी, नो अपोजिशन पार्टी अलाउड, किसी को नहीं रखेंगे, इकोनॉमी सेंट्रली प्लान रहेगी। और ये कोल्ड वार के टाइम पे और ब्रूटल हो गई, जब इन्होंने पूरे के पूरे यूरोप को डिवाइड किया पहले, फिर एशिया में सीटो बना दिया, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो बना दिया। तो इन्होंने पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, एक द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड द ईस्टर्न वर्ल्ड, यूएसए एंड द यूएसएसआर, उसी को कोल्ड वार कहते हैं। और अगर हम इसके आगे बढ़े तो फिर उन्होंने मिलिट्री अलायंसेस भी करे, इन्होंने वार्सा पैक्ट किया। वार्सा पैक्ट, वार्सा इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड, पोलैंड की राजधानी है। वार्सा पैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था 1955 का, इसने नाटो को काउंटर करने के लिए बनाया गया। अब नाटो आज भी मौजूद है, यूरोप और वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका का मिलिट्री अलायंस है, जिसका पूरा फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने देखा होगा कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन के इस राइट साइड पे यूरोप पड़ता है और लेफ्ट साइड पे पूरा का पूरा नॉर्थ एट द सेंट्रल अमेरिका पड़ता है। तो नाटो एक स्ट्रेटेजिकली मिलिट्री अलायंस है, जिसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स है, बेल्जियम की राजधानी में। और नाटो को काउंटर करने के लिए वार्सा बनाया गया, और वार्सा को सोशलिस्ट ब्लॉक कहते थे। तो अब अगर हम आगे बढ़ें तो सोवियत ब्लॉक के मेरिट्स और डिमेरिट्स पे बात करते हैं कि सोवियत ब्लॉक्स के मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या थे। ये पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें आपको ये भी पूछा जा सकता है कि यूएसएसआर के फाउंडर कौन है। तो ऑब्वियसली यूएसएसआर के फाउंडर लेनिन है, यूकोलाई व्लादिमीर लेनिन। सबसे पहले वहां पे लेनिन आया, जो एनसीईआरटी की क्रोनोलॉजी है, देन स्टालिन, देन निकिता क्रुश्चेव, देन लियोनिड ब्रेजनेव, देन मिखिल गोर्बाचोव, देन बोरिस येल्त्सिन। तो एनसीईआरटी के हिसाब से आपने ये सारी चीजें करनी है। जो सबसे क्रूशियल रोल इसमें रहेगा वो मिखाइल गोर्बाचोव का रहेगा, जिन्होंने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट से रिफॉर्म्स लाकर अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पूरा का पूरा डिसइंटीग्रेट हो गया। तो सोवियत यूनियन एक ग्रेट पावर बना वर्ल्ड वॉर के बाद। उनकी जो इकोनॉमी थी वो सेकंड नंबर पे आती थी यूएस के बाद। उनके पास वास्ट कम्युनिकेशन ऑफ नेटवर्क, ऑयल एनर्जी रिसोर्सेज, आयरन से स्टील, मशीनरी प्रोडक्शन सब उगाते थे वो। और वहां पे जो रिमोटेस्ट एरिया थे वहां ट्रांसपोर्ट बड़ा अच्छा था, पिन से कार तक बनाते थे, और उनकी क्वालिटी वेस्ट के साथ नहीं मिलती थी, लोग वहां पे थोड़ी शिकायत करते थे। हालांकि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे रखा था लोगों को, जिसमें हेल्थ भी सब्सिडाइज थी, छूट थी उस पर, गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी, एजुकेशन पे सपोर्ट करती थी। फिर गवर्नमेंट ने वहां पर चाइल्ड केयर और वेलफेयर स्कीम दी थी। अनएम्प्लॉयमेंट वहां पे नहीं थी, लेकिन स्टेट ओनरशिप इंपॉर्टेंट था। सबसे क्रूशियल पॉइंट है कि स्टेट ओनरशिप था, और लैंड और प्रोडक्टिव एसेट्स को स्टेट कंट्रोल करता था, कि लैंड और प्रोडक्टिव एसेट्स जो थे वो स्टेट ने संभाले हुए थे। तो ये इसके कुछ मेरिट्स थे। ठीक, अब इसके जब डिमेरिट्स पे हम आए तो उसमें इनका जो सिस्टम है बड़ा ब्यूरोक्रेटिक है, अफसरशाही काफी ज्यादा है, बात नहीं सुनते लोगों की, अथॉरिटेरियन है, मनमानी है जी, नहीं सुननी, और डेमोक्रेसी है ही नहीं, फ्रीडम ऑफ एब्सेंस है, आप कुछ बोल ही नहीं सकते, आप बोलोगे जेल में डाल देंगे। और लोग हमेशा कार्टून जोक बनाकर इनको मॉक करते रहते हैं,
जितना भी सिस्टम है रिफॉर्म्स चाहिए। वन पार्टी से लोग परेशान हो चुके हैं। अब एक ही पार्टी 70 साल से रूल कर ली होगी, लोग ऑब्वियसली परेशान होंगे। मैक्सिको की हालत देख लो, पीआरआई थी वहां पे, उसको हटाया गया। और सारे इंस्टीट्यूशंस का ना, इंस्टीट्यूशन पे कम्युनिस्ट पार्टी ने स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा, डंडा लेके खड़े हो जाते हैं, कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता उसको। तो कहने को वो 15 लोग हैं, लेकिन हर एक चीज रशिया डोमिनेट करता है, बाकियों को कोई पूछता नहीं है बेचारा। अजरबैजान है, अर्मेनिया है, बेलारूस है, रोमानिया है, मोल्डोवा है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, बेलारूस है, इनको कोई पूछता ही नहीं है, परेशान है बेचारे। तो फिर आर्म्स रेस करता है। अमेरिका ने अगर कोई वेपन बना दिया तो रशिया को टेंशन होगी, भाई मैंने भी बनाना है, तो वो आर्म्स रेस कर रहा है और उसकी काफी कीमत चुका रहा है। और साथ में वेस्ट से पीछे है, टेक्नोलॉजी पे पीछे है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पावर नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है। लेकिन भाई अपनी वो नवाबी नहीं कम करेगा सोवियत यूनियन। वो कहेगा मुझे वेस्ट से मैच करना, यानी कि अपने लोगों के पास खाना नहीं है खाने को, लेकिन उसके साथ मैच करना जी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते, उनकी एस्पिरेशंस पूरी नहीं हो रही है। और बुरी हालत क्या हुई है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना, कि सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान 1979, सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे अटैक किया 1979 में। उस इवेंट को न्यू कोल्ड वार बोलते हैं। अब कोल्ड वार के भी बड़े फेसेस है, अब कोल्ड वार पे मैं अलग बता दूंगा आपको जब सीयूटी की सीरीज चलाऊंगा। तो 1959 में सिस्टम और कमजोर हो गया और वेजेस बढ़ती गई, प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी गिरती गई, खाने की प्रोडक्शन कम हो गई, खाना इंपोर्ट करना पड़ा, इकोनॉमी फ्लैटरिंग डूब गई और 1970 में स्टैग्नेंट हो गई, खत्म हो गई। तो ये मेरिट और डिमेरिट आपके सोवियत ब्लॉक के थे, और होप करता हूँ कि आपको समझ आए होंगे। अब इतनी धांधली चल रही है सोवियत यूनियन में, तो अब किसी ने सोचा कि मैं वहाँ रिफॉर्म्स लेके आता हूँ, तो जनाब वहाँ पे मिखाइल गोर्बाचेव साहब आते हैं। इस पे क्वेश्चन जरूर आता है, जो क्वेश्चन आता है वो है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिखाइल गोर्बाचेव इन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन विद स्पेशल रेफरेंस टू पेरेस्ट्रोइका एंड द ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट पे कैसे मिखाइल गोर्बाचेव ने पॉलिसीज लाके यूएसएसआर में कैसे रिफॉर्म लाए। देखिए जनाब, इनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी का। तो इन्होंने रिफॉर्म लाए, इन्होंने एक टेक्नोलॉजी अच्छी करनी है, आईटी रेवोल्यूशन लाना है वेस्ट में, डेमोक्रेसी लानी है, डेमोक्रेटाइजेशन, बाउंड्रीज को प्रॉपर ड्रॉ करना है। अब जब इन्होंने रिफॉर्म्स लाए तो सबको लगता नहीं था कि ये रिफॉर्म्स सेंट्रल एशिया लाएगा, क्योंकि वहां पे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स थे, रिलीजन डिफरेंस था। लेकिन सेंट्रल एशिया चुप रहा, ईस्टर्न यूरोप ने बेड़ा उठाया कि हमें चेंज लाना है, क्योंकि उनके सामने वेस्टर्न यूरोप था और उनका लाइफस्टाइल बहुत ब्रिलियंट था, तो उनको अपने आप को चेंज करना था। लेकिन हुआ क्या कि गोर्बाचेव ने जब पॉलिसीज लाई, पेरेस्ट्रोइका यानी कि इकोनॉमी को रिस्ट्रक्ट करना, पूरा रिस्ट्रक्चरिंग, दोबारा से चीजें लानी है, और ग्लासनोस्ट, ये दोनों फ्रेंच वर्ड है, ओपननेस लाना है। बट अनफॉर्चुनेटली उसको अपने ही पार्टी के लीडर, कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर थे, उन्होंने ही अपोज किया। अच्छा, फिर 1991 में वहां पर एक मिलिट्री अपराइजिंग हुई जिसको कूप कहते हैं, सबने उसको अपोज किया। बोरिस येल्सिन जो नेशनल हीरो था, अब बोरिस येल्सिन फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट है रशिया का, ये भी लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोरिस येल्सिन वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द रशिया। तो उसने उसको कूप को अपोज किया। अब येल्सिन ने इलेक्शन जीती, लोग रिपब्लिक की तरफ गए, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जहां पे डायरेक्टली इलेक्ट हो, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। अब सोवियत का जो सेंट्रलाइजेशन है, एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल वाला रूल, भैया आप डिसेंट्रलाइजेशन में चलने लगा, लोग ना हमें पावर चाहिए, तो ऐसे में वो अपने आप को सवरेन स्टेट्स देखने लगे कि हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। दिसंबर 91 में, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी नहीं छोड़नी आपने, एनसीईआरटी कर गए तो आपके फुल मार्क्स है। तो 91 में दिसंबर में लीडरशिप अंडर द येल्सिन, येल्सिन के अंडर रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत को डिसबैंड कर दिया। अब बोला भैया कम्युनिज्म से हम गए थक, अब हम कैपिटलिज्म लेके आएंगे और डेमोक्रेसी पे चलेंगे और पूरे के पूरे सिस्टम में बदलाव लाएंगे। तो ये कहानी थी मिखाइल गोर्बाचेव की। अब सोवियत टूटने के बाद सेंट्रल एशिया का क्या हुआ, ईस्टर्न यूरोप तो चला गया वेस्टर्न यूरोप के साथ, मोस्ट ऑफ द कंट्री यूरोपियन यूनियन में बैठ गए, चैप्टर 2 में देखेंगे, यूरोपियन यूनियन बना लिया, कोई नाटो में चला गया। सेंट्रल एशिया बोला भैया रशिया को नहीं छोड़ सकता मैं, क्यों, जोग्राफिकल लोकेशन मेरे पास है। तो सेंट्रल एशिया और रशिया ने मिलकर सीआईएस बना दिया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये 10 कंट्रियां हैं, 2 ऑब्जर्वर हैं इसके, और इसका हेडक्वार्टर मिन्स्क बेलारूस में है। ये रशिया को नियर अब्रॉड मानते हैं, रशिया इनके लिए स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने ज्योग्राफी में ट्रांस साइबेरियन रेलवे देखा होगा, उसके नीचे सेंट्रल एशिया है, उसके लेफ्ट ईस्ट यूरोपियन साइड वाली साइड ईस्टर्न यूरोप है, तो बहुत टेक्निकल है ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और रशिया को सक्सेसर बना दिया गया यूएसएसआर का
और उसने सबसे इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएन में इस पे एलोबरेट करेंगे, वहां पर उसने वीटो पावर वाली सीट इनहेरिट की। ये भी क्वेश्चन आता है कि परमानेंट सीट इनहेरिट की और जितने भी सोवियत के कमिटमेंट्स थे उसको अपने नाम पे लिया और पुराना सोवियत सिस्टम बरी हो गया, डेड हो गया। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन निकला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो बोर्ड का एक पेट क्वेश्चन है कि सोवियत यूनियन टूटने में क्या फैक्टर्स थे। ये फैक्टर्स बताओ, सोवियत यूनियन क्यों टूट गया, इतना बड़ा रूल, 70 सालों से रूल कर रहे हैं, अब ऐसा क्या हो गया कि उसको जाना पड़ा। खामियां, इंटरनल वीकनेसेस। तो पहला पॉइंट इसका बनता है इंटरनल वीकनेसेस उनके सोवियत पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में, लोगों की आशाएं पूरी नहीं करते, एस्पिरेशंस पूरी नहीं करते। आर्म्स रेस में यूएस के साथ जा रहे हैं, यूएस टैंक बना रहा है, इनको भी बनाना है। यूएस ने चांद पे बंदा भेजा, ये भी भेजेंगे। घर पे इनका खराब है सिस्टम, लेकिन यूएस के साथ मैच करना है, यही कोल्ड वार है। फिर हमारे पास इंटरनल वीकनेसेस ये टूट गए। दूसरा इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, पैसा है नहीं, उधार ले लेके चला रहे हैं सिस्टम, सेंट्रल एशिया से पैसा निकाल रहे हैं। लोग क्वेश्चन कर रहे हैं भैया अपना घर तुमसे संभल नहीं रहा, फॉरेन लेवल पे तुम उनके साथ मैच कर रहे हो। और तीसरा रिसोर्सेस लगा दिए न्यूक्लियर वेपन पे बनाने के लिए, अपने देश को देखा नहीं, जिससे सेंट्रल एशिया पे बर्डन बढ़ता गया। अब ईस्टर्न यूरोप के लोग तो समझदार थे, वो वेस्ट में चेंजेस देख रहे थे, बोला यार इसने तो कोल्ड वॉर में हमें बेवकूफ बनाया, ये कहता था मैं कैपिटलिज्म से बेटर है सोवियत सिस्टम, कम्युनिज्म, तो बेकार निकला। उनको शौक लग गया। एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सेंस पे भी बेकार सोवियत वाला सिस्टम। और सोवियत की जो कम्युनिस्ट पार्टी है 70 साल से वहां रूल कर रही है, 1917 से, अनअकाउंटेबल टू द पीपल, कोई बात ही नहीं सुननी, जो बात बोलेगा जेल में डाल देंगे, जैसे आज चाइना में होता है। चाइना भी टूटेगा फ्यूचर में, डेफिनेटली टूटेगा, आप पढ़ोगे फ्यूचर में डिसइंटीग्रेशन ऑफ द चाइना। तो ऐसे में ऑर्डिनरी पीपल काफी स्लो हुए करप्शन से, रैम्पेड करप्शन रहा और सिस्टम में गलतियां सुधारी नहीं। अब जो गलती, कुछ लोग होते हैं गलतियां नहीं मानते, क्योंकि जो कभी गलती ना करे वो भगवान, जो गलती करके सीखे वो इंसान, जो बार बार गलती करे वो शैतान। तो अब ये शैतान लोग हो गए थे, ये अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, तो जिससे करप्शन, गलती नहीं सुधारनी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, हर जगह अपना टाइट कंट्रोल रखना, ब्यूरोक्रेट्स की हालत खराब, नहीं सुननी किसी की, एक जजर, एक गलत व्यवस्था। बस लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, नहीं रहेंगे आपके साथ। गर्बच्चो आया बेचारा, एक होप लिखी, गर्बच्चो इज द लास्ट होप, होल्ड इट टाइट, बट रोप था बेचारा, लास्ट रोप, होप था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छा कर रहा, आईटी रेवोल्यूशन लाऊंगा, डेमोक्रेसी दूंगा, डेमोक्रेटाइजेशन लाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी सपोर्ट चली गई, अपनी पॉलिसी डिफेंड नहीं कर पाया। और आज तक उसका आंसर हमें मिला ही नहीं कि वो क्यों फेल हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो वेस्टर्न पपेट था, यूएस ने उसको सपोर्ट किया, क्योंकि कई जगहों पे मैंने देखा उसको नोबेल प्राइज दिया गया पीस में, कि वेस्ट ने उसको यूएसएसआर के अंदर रहकर उसको डिसइंटीग्रेशन के लिए यूज किया। नेक्स्ट आता है इसमें कि राइज ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म बढ़ा। रशिया, बाल्टिक्स, बाल्टिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है, बाल्टिक सी के पास 3 बड़े इंपॉर्टेंट देश हैं, एस्टोनिया, लटाविया, लुथियानिया। और लुथियानिया ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 15 देश है सोवियत के अंडर थे, उसमें से पहला जो सेपरेट हुआ वो लुथियानिया था, वो अलग हो गया। यूक्रेन, जॉर्जिया भी अलग हुआ और सोवियत का डिसइंटीग्रेशन हो गया। अब सोवियत टूटने के बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं, असर, इंपैक्ट, इंप्लीकेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये बोर्ड में पूछा जाता है कि सोवियत टूटने के डिसइंटीग्रेशन बता दो। इसमें आपने अगर 6 नंबर में आया तो 8 पॉइंट लिखने हैं। पॉइंट्स आर वेरी सिंपल। पहला, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर खत्म हो गई। कब स्टार्ट हुई थी? 1945 में। 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हो गई। दूसरा पॉइंट बनेगा एंड ऑफ द पावर रिलेशंस, पावर रिलेशन खत्म हो गया भाई, पावर की लड़ाई खत्म हो गई। तीसरा पॉइंट बनेगा राइज ऑफ द यूनिपोलैरिटी, अमेरिका डोमिनेंट हो गया, कैपिटलिज्म चलेगा अब। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक अमेरिकन पॉलिसीज को प्रमोट करेंगे, लिबरल डेमोक्रेसीज को प्रमोट करेंगे, और ऐसे में लोन्स दिया जाएगा उनकी इकोनॉमी को ट्रांजिशन करने के लिए। और बड़ी सारी कंट्रियों की अपनी इंडिपेंडेंट एस्पिरेशंस आ गई। बड़े सारे देशों ने यूरोपियन यूनियन ज्वाइन किया। यूरोपियन यूनियन सोवियत डिसइंटीग्रेशन के बाद एक एंटिटी थी, एक नई ऑर्गेनाइजेशन थी जो 1992 में बनी है, 7 फरवरी मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के बाद। यूरोपियन यूनियन जो एक ऑल्टरनेट सेंटर के रूप में काम करता है, यूएस की पावर को चेक करता है, उसका अपना एक करेंसी भी है यूरो। ब्रिटेन ने उसको एग्जिट कर दिया था 2019 में। तो सेंट्रल एशिया बोला रशिया को छोड़ के नहीं जाऊंगा, उसके साथ क्लोज रहूंगा। लेकिन यूएस चाइना के रिलेशन, यूएस रशिया के रिलेशंस अच्छे हो गए और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिफिकल्टीज भी आई और बड़ी सारी न्यू एंटिटीज भी आई।
तो ये था आपका कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सोवियत डिसइंटीग्रेशन। फिर हमारे पास इसमें नेक्स्ट बनता है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी तो लिख लो, एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बनता है शॉक थेरेपी और इसके कॉन्सिक्वेंसेज। अगर मैं शॉक थेरेपी पे जाऊं तो भैया बड़े ध्यान से सुनो इसको। कॉमनिज्म यानी कि जो सेंट्रली प्लान्ड सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया और वहां पर कैपिटलिज्म आएगा, जिसे लाएगा आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक। ये दोनों अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस है, वहां पर पूरा का पूरा चेंज ला रहे हैं सेंट्रल एशिया में, रशिया में, ईस्टर्न यूरोप में। और इस प्रोसेस को बड़ा पेनफुल माना गया क्योंकि 70 साल पुराना था। उसको चेंज जो किया उस प्रोसेस को शॉक थेरेपी बोला। शॉक का एक्चुअली मतलब ये है कि सडन इंट्रोडक्शन ऑफ द रिफॉर्म्स, अचानक से रिफॉर्म्स कर दिए। रिफॉर्म्स करने का कोई तरीका होता है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी करी, स्टेप बाय स्टेप, इन्होंने सडन रिफॉर्म्स कर दिए। अच्छा, अब होगा क्या, जितना भी कलेक्टिवाइजेशन स्टालिन ने शुरू किया था वो खत्म। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एसेट्स, प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, प्राइवेट फार्मिंग होगी। शॉक थेरेपी से एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी होगी और जितना भी पुराना सिस्टम है वो अब्सॉर्ब कर दिया जाएगा वेस्टर्न कैपिटल सिस्टम में। तो शॉक थेरेपी को कंक्लूजन में अगर लिखना है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने अमेरिका की गाइडेंस में एक प्रोसेस शुरू किया जिसमें कम्युनिज्म को रिप्लेस करना है कैपिटलिज्म में, और उस प्रोसेस को बोला गया शॉक थेरेपी, जो कि पेनफुल प्रोसेस है जिसमें एफडीआई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी, ट्रेड लिबरलाइजेशन, ये सब होगा और पूरा का पूरा पुराना सिस्टम वेस्टर्न कैपिटलिज्म में तब्दील कर दिया जाएगा। इसको अमेरिकन वे ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। अब इसके असर क्या हुए? ऑब्वियसली आप एक पुरानी 70 साल की व्यवस्था में सडन चेंजेस लाओगे तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो भी डेविस्टेटिंग होंगे, खतरनाक होंगे, और उसका भुगतान रशिया ने किया। सबसे पहले पॉइंट, 90% रशिया की इंडस्ट्री सोल्ड एट थ्रोवे प्राइसेस, जैसे बोला गया लार्जेस्ट गैराज सेल इन द हिस्ट्री ऑफ द सोवियत यूनियन, जिसमें 90% इंडस्ट्रीज उनकी प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने रद्दी के भाव खरीद ली। ठीक, अब लोगों के पास पैसा नहीं है, उनको सेल में ना बाउचर्स मिले थे, उन्होंने ब्लैक मार्केट में बेच दिए, तो ब्लैक मार्केट वहां इमर्ज हो गया। रूबल वहां की करेंसी है, उसकी वैल्यू डिक्लाइन ड्रामेटिकली। जीडीपी रशिया की 1999 में ना ज्यादा थी एज कंपेयर टू 1999, हालत खराब, पूरा का पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय। सब्सिडीज पुशअप कर ली, वापस ले ली, जिससे गरीब हो गए लोग बस पैसा ही नहीं बचा। रशिया में माफिया आ गया, वो पॉलिटिकल एक्टिविटी कंट्रोल करने लगा, और रशिया में एक कॉन्सेप्ट आ गया, हैप्स एंड द हैप्स नॉट। और रशिया का सबसे बड़ा बैंक, इनकम बैंक, सेकेंड लार्जेस्ट बैंक, वो कोलैप्स हो गया। रशिया में 10,000 शेयर होल्डर्स का पैसा डूब गया, बड़ी सारी कंपनियां दिवालिया हो गई। शॉक थेरेपी ने तबाह कर दिया रशिया को। अब रिफॉर्मेशन जब लाने लगे, सुधार करने लगे, बोला डेमोक्रेसी नहीं चाहिए हमें। सेंट्रल एशिया रशिया बोला नहीं चाहिए डेमोक्रेसी, हमें इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो रशिया ने क्या किया, प्रेसिडेंट तो इलेक्ट किया बट पार्लियामेंट वीक रखा। रशिया में पार्लियामेंट को ड्यूमा बोलते हैं। उन्होंने कहा हमें इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, भाई डेमोक्रेसी से हम क्या करेंगे। सेंट्रल एशिया में भी पावर्स राष्ट्रपतियों को दे दी। वहां पर दो एग्जांपल है, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये दोनों सेंट्रल एशियन देश हैं। इन्होंने अपने राष्ट्रपति अपॉइंट किए 10 साल के लिए, फिर उनको 10 साल की पावर दी। अब ये सेंट्रल एशिया एक ऐसा रीजन है, यहाँ पे अथॉरिटेरियन सिस्टम है, माना मनमानी करने वाले तानाशाही लोग रहते हैं। यहाँ पर जुडिशरी है जो क्वेश्चन करे, ना यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। फिर इनकी इकोनॉमी रिवाइव हो गई 2000 के आसपास, क्योंकि ये भगवान ने इनको, कुदरत ने इनको रिसोर्सेस दिए हैं भाई, ऑयल है इनके पास, नेचुरल गैस है इनके पास, तो इन्होंने वो एक्सपोर्ट करना शुरू किया, जिसमें अजरबैजान आता है, अजरबैजान के बड़े अच्छे बॉक्सर्स आते हैं, कजाकिस्तान आता है, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारी कंट्रियों ने जब ऑयल पाइपलाइंस बिछाई तो उनको रेंट मिला, उससे इनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई। तो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस। यूएसएसआर में टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स पूरे रीजन में क्या था? तो जब भी पेपर में एक क्वेश्चन आएगा आपको इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, रशिया, सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप। तो रशिया में 2 रिपब्लिक्स थे, चचन्या और दागिस्तान। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, चचन्या दागिस्तान। यहाँ पर वायलेंट हिंसा काफी होती थी और सेसेशनिस्ट, सेपरेटिस्ट मूवमेंट, वो कहते हैं रशिया के साथ हम नहीं रहेंगे। तो मॉस्को बोलेंगे तो जब भी किसी कंट्री को कैपिटल से डिनोट किया जाए तो ऑब्वियसली कंट्री रशिया। तो उसने यहाँ पर डील करने के लिए चेचन रेबल्स को बॉम्बार्डमेंट करा, काफी वायलेंस हुआ, ह्यूमन राइट वायलेशंस हुआ, लेकिन वो उनकी एस्पिरेशंस को नहीं रोक पाया।
कि आज भी वो इनसे सेपरेट होना चाहते हैं। सेंट्रल एशिया जो है वहां पर तजाकिस्तान जो देश है वहां पर सिविल वॉर चला, 2001 तक चली वो। इस रीजन में भी सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट है, सेपरेटिस्ट होना है इन्होंने आपस में। एक वहां का जो देश है अजरबैजान, वहां पे एक प्रोविंस है, क्षेत्र है नागर्नो काराबाख, तो वहां पे कुछ लोकल अर्मेनियंस रहते हैं जो अर्मेनिया जाना चाहते हैं। और जॉर्जिया भी इंडिपेंडेंस की बात करता है अपने दो प्रोविंसेस से, उधर भी सिविल वॉर चल रही है। यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया भी आपस में लड़ रहे हैं पानी पे, जिससे लोगों की लाइफ बड़ी डिफिकल्ट हो रखी है। मतलब वाटर पे कॉन्फ्लिक्ट, सेपरेटिस्ट कॉन्फ्लिक्ट, इंसर्जेंसीज, वायलेंस, डेमोक्रेसी है नहीं, क्वेश्चन कर नहीं सकते। अब सेंट्रल एशिया में एक प्रॉब्लम हो रहा है, वहां पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। और आपको मैं बता दूं ये सेंट्रल एशिया की जो रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए वेस्टर्न कंट्रियां वहां काफी एक्टिव रहती है। चाइना बहुत एक्टिव रहता है, फ्रांस सब रहता है एक्टिव, अमेरिका का तो बहुत ही ज्यादा प्रेजेंस है साउथ एशिया में, सेंट्रल एशिया में, वेस्ट एशिया में। तो सेंट्रल एशिया में ना कंपटीशन बन गया ऑयल कंपनीज का। अब रशिया के पास तो आता है ये रीजन, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11 सितंबर 2001 को ना 9/11 अटैक हुआ था, तो अमेरिका को रिवेंज लेना था। तो उसने इन्हीं सेंट्रल एशियन देशों के बेसिस, एयर बेसिस किराए पे लिए, रेंट पे लिए, और वहां से अफगानिस्तान और इराक वार को टारगेट किया। हालांकि अमेरिका को काफी क्रिटिसाइज किया गया था इराक वार 2003 वाली, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, जिसमें सदाम हुसैन को ओवरथ्रो किया गया था। लेकिन अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है कि दुनिया को कंट्रोल करना। अब ट्रंप के आने से आप समझ गए हो कैसे धड़ाधड़ सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। और रशिया का इन्फ्लुएंस तो यहाँ है ही है। चाइना भी यहाँ सेटल होकर ट्रेड कर रहा है ऑयल का, और चाइना ट्रेड काफी एक्टिवली कर रहा है। उसने अफ्रीका के बड़े सारे पोर्ट्स, बड़े सारी कंट्रीज को लीज पे लिया है। तो ये सेंट्रल एशिया का कॉन्फ्लिक्ट है। ईस्टर्न यूरोप जो है, वहां पे एक देश होता था चेकोस्लोवाकिया, वो टूटा चेक्स और स्लोवैक्स में। अगर आप टेनिस या फुटबॉल देखते होगे तो आप इन देशों को बेहतरीन तरीके से जान पाओगे। तो स्लोवैक, उन्होंने इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनी। अब यहाँ पे एक बल्कन रीजन होता था। अब बल्कान कोई नया टॉपिक नहीं है, आप इसके बारे में 10th क्लास में पढ़ चुके हो। और बल्कान रीजन, वो बल्कान माउंटेन्स के नाम से पड़ा है, और वो रिसोर्सेस परस्पेक्टिव में बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन था। वर्ल्ड वॉर 1 का एक कारण था बल्कान रीजन। यहाँ के जो देश थे, करोशिया, सल्वेनिया, बोस्निया हर्जिगोविनिया, आपस में लड़ते रहते थे, तो जिसका फायदा बड़ी बड़ी कंट्रीज ने उठाया, ये इंडिपेंडेंस हो गई। तो यहाँ पर ना एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुआ। एक रीजन था कोसोवो, कोसोवो था यूगोस्लाविया का रीजन। वहां पर मिल्सोविक सर्बियन मेजोरिटी से था, उसने अल्बेनियन को डोमिनेट करना शुरू कर दिया, जिसके कारण फिर यूनाइटेड नेशंस ने यूएस के एयरफोर्स का इस्तेमाल करके, नाटो फोर्सेस का इस्तेमाल करके मिल्सोविक को हराया था। 3 महीने के बाद उसने सरेंडर किया, और उसको क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के तहत हैंग भी किया गया था। तो अब हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इंडिया एंड द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। तो ये क्वेश्चन मैं बड़ी बार पेपर में देखता हूँ, उसको बड़े प्यार से करना है। तो इंडिया के सबके साथ अच्छे रिलेशन है पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ। सबसे बढ़िया रिलेशन हमारे रशिया के साथ है। रशिया और इंडिया ना ट्रस्ट पे चलते हैं। हमारा जो रिलेशन है ये ट्रस्ट पे है। परसेप्शन ये है कि हमारे जो हीरोज हैं, राज कपूर से अमिताभ बच्चन, उनके वहां पे घर, लोगों ने अपने घर पे नाम रखे हैं उनके। और हर कोई हिंदी गाने बड़े सुनते हैं, सेंट्रल एशिया के लोग बहुत सारे हिंदी गाने सुनते हैं, मूवीज देखते हैं बॉलीवुड की। रशिया इंडिया मल्टीपोलर वर्ल्ड शेयर करता है। जैसे आपने यूनिपोलैरिटी पढ़ा, जिसमें एक पावर होती है। बाइपोलैरिटी कोल्ड वार के बाद शुरू हुआ, जिसमें 2 पावर थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन। आज मल्टीपोलर का दौर है। इंडिया रशिया 2 बड़ी पावर्स है। इंडिया, रशिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब यूएस को चैलेंज करते हैं, यूएस की सुपरमेसी को। उनके सामने ऑल्टरनेट्स है। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में ये बात करता है कि बहुत सारी कंट्रियां, इसमें कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात होती है। ओके, तो मल्टीपोलैरिटी की बात कर रहे थे। मल्टीपोलैरिटी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे बहुत सारी पावर्स आपके पास रहेगी ग्लोबल पॉलिटिक्स में। जैसे आसियान हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, चाइना, फ्रांस, रशिया, इंडिया, ये सब अमेरिकन हेजीमोनी को वो करते हैं, ऑल्टरनेट उनके सामने एक पावर के विकल्प के रूप में आते हैं। तो रशिया इंडिया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर शेयर करता है। अब रशिया इंडिया की नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स भी हैं, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रहती है दोनों की, और स्ट्रेंथेंड रहता है, डेमोक्रेटाइज्ड करने में हमारी हेल्प करता है। इंडिया रशिया 2001 में 80 बायलैटरल एग्रीमेंट साइन करे,
इंडिया हमेशा रशिया से कश्मीर इशू पे हेल्प लेता है, उसने की, हमारी वीटो यूज़ की थी हमारे लिए। एनर्जी सप्लाईज पे और इंटरनेशनल टेररिज्म पे जो इन्फॉर्मेशन की बात होती है वो उसमें हेल्प करता है। सेंट्रल एशिया जाने का एक्सेस देता है हमें। चाइना के साथ हमारे रिलेशन बैलेंस करता है। और लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट है रशिया इंडिया के लिए। जितना भी सेकेंड हैंड हार्डवेयर है सारा रशिया से आता है। जैसे आप कुछ एयरफोर्स के वेपन्स देखो, मिग 21, मिग 27, AK-47, ये सारे रशियन वेपन्स हैं। और रशिया ने हमें बहुत सारी हेल्प की। भिलाई स्टील प्लांट में, बोकारो, विशाखापट्टनम, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में हेल्प की। जब हमारे पास डॉलर नहीं था उसने रुपए को एक्सेप्ट करा। पॉलिटिकली उसने हमारे लिए कश्मीर इशू पे विट्टो यूज़ करी। मिलिट्रीली सारा सेकेंड हैंड मिलिट्री हम वहाँ से हार्डवेयर लेते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट है यूएस के बाद हमारे लिए वो। कल्चर के मामले में जाऊँ तो हिंदी मूवीज़ काफ़ी पॉपुलर है वहाँ पे। इंडिया रशिया रशिया ने इंडिया की हेल्प की थी ऑयल क्राइसिस में। और कोविड टाइम में इंडिया रशिया से तेल खरीद के दुनिया को सप्लाई कर रहा था। तो इंडिया के एनर्जी इंपोर्ट्स भी आते हैं कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से भी। कॉपरेशन अच्छा है, इन्वेस्टमेंट आता है। रशिया ने इंडिया को असिस्ट किया मेजर इंडस्ट्रीज पे। हमें साइरोजेनिक रॉकेट दिया, बर्फ पे चलने वाला, जब उसकी हमें ज़रूरत थी। और कोलैबोरेट किया काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स पे। इसके एनसीईआरटी फोल्डर्स में 2-3 क्वेश्चंस हैं, उनको ध्यान से पढ़ लेना। जैसे विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब नेचर ऑफ सोवियत इकोनॉमी इज रॉन्ग, तो इसका आंसर है पीपल एंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम, वो नहीं था। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सोवियत इन्वेजन अफगानिस्तान 1979 में हुआ, बर्लिन वॉल 1989 में गिरी, सोवियत का डिसइंटीग्रेशन 91 में हुआ, रशियन रेवोल्यूशन 1970। तो इसका आंसर बनता है डी, ए, बी और सी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पूछा जाता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, क्राइसिस इन द मिडिल ईस्ट। मिखेल गर्बच्चो पे एक पैराग्राफ है, मैचिंग करना। मिखेल गर्बच्चो ने रिफॉर्म्स लाए। शॉक थेरेपी इकोनॉमिक मॉडल था, रशिया यूएसएसआर का सक्सेसर था। बोरिस येल्स्टिन प्रेसिडेंट था रशिया का, और वार्सा मिलिट्री पैक्ट था। टाइमलाइन पे अगर मैं आऊं तो टाइमलाइन पे भी कुछ क्वेश्चन निकलते हैं। जैसे लटाविया लुथियानिया सबसे पहले अलग हुआ यूएसएसआर से। 1989 में बर्लिन वॉल गिर गई। जून 1990 में रशिया का पार्लियामेंट ड्यूमा अलग हो गया। 91 अगस्त में कूप हुआ मिलिट्री का गर्बच्चो के अगेंस्ट। 91 सितंबर में 3 बाल्टिक रिपब्लिक एस्टोनिया, लटाविया, लुथियानिया ने यूएसएसआर ज्वाइन किया, यूएन ज्वाइन किया, फिर नाटो ज्वाइन किया मार्च 2004 में। 91 दिसंबर में इन्होंने रशिया बेलारूस ने जिस समझौते पे यूएसएसआर बनाया था उसी पे सीआईएस बनाया। सीआईएस के जो मेंबर्स हैं अर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्डोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, और सीआईएस में आते हैं जॉर्जिया 993 में आया था। रशिया ने यूएनएससी में सीट ली परमानेंट 1991 के बाद। और 25 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया और रशिया ने उसको सक्सीड किया और अमेरिका सिंगल पावर बना। तो मैं होप करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। तो पढ़नी आपने एनसीईआरटी या डेफ्ट में। मैं आपके अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे, मैं नंबर अपना डालूंगा, आप उस पर कॉल भी कर सकते हो। तो मैं कोशिश करूंगा और आपको बेटर करूं। जब पेपर पास आएगा तो मैं कुछ असाइनमेंट्स भी अपलोड करूंगा, प्लीज़ करना आप। मेरा यही है कि सारे बच्चे अच्छे मार्क्स लेके पास हो, और ये सीरीज़ आपको सीयूटी के लिए भी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।